नई चाय बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम की राह। होम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा, होम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। होम्योपैथी है इसकी भाषा, होम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा हर किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। होम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा, होम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। होम्योपैथी है ये आवाज, होम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने YouTube चैनल नवजीवन इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं एक बार फिर आपके बीच में हाजिर हूं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर, जिसमें डॉक्टर मनीष पाटीदार जी ने एक डिजीज को पूरा डिटेल में समझाया है प्रोटोकॉल सहित। आशा करता हूं आपकी प्रैक्टिस में ये वीडियो बहुत काम आएगी। साथियों, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 15 दिसंबर 2024 से डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का सेकंड सेम स्टार्ट होने वाला है। जो भी हमारे नए चिकित्सक साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी का सेकंड सेम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 15 दिसंबर 2024 तक ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, या डॉक्टर प्रकाश जैन जी को आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, अगर बात करें कि डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा सेकंड सेम में क्या स्टडी कराई जाती है, तो बेसिक में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पूरा बेसिक जो नॉलेज होता है वो सिखाया जाता है, जिसमें आपका प्लांट स्टडी होगी, मेडिसिन स्टडी होगी। लेकिन सेकंड सेम में डॉक्टर मनीष पाटीदार जी द्वारा फिजियोलॉजी एनाटोमी को पढ़ाया जाता है। प्रतिदिन एक डिजीज पढ़ाई जाती है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी एनाटोमी समझा के प्रोटोकॉल सहित प्रतिदिन एक नई डिजीज पढ़ाई जाती है। तो जो भी हमारे साथी डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की फैमिली को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके सेकंड सेम को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो जो वीडियो पे आपके नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी इसकी डिटेल दी हुई है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप 3 बजे से 5 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की वीडियो। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मैंने आपको 3 प्रोटोकॉल दे दिए हैं, दोबारा पूछने का नहीं, ठीक है। स्पेशल पेन क्योर ऑयल स्पेशल जगह पर ही यूज करने का है। अब स्पेशल पेन क्योर ऑयल जैसे उसका नाम दिया गया, लोकल चीज में काम करना है आपको। A2L1X5 REWG का प्रयोग कीजिएगा। ये लोकल किसी भी प्रकार के पेन को तुरंत रिलीफ प्रदान करता है। इमीडिएट आप लगाओगे, चाहे D2 में लगाओ, D1 में लगाओ, D3 में लगाओ या D4 में लगाओ, चारों में बनता है। अगर आपको लग रहा है कि इमीडिएट रिजल्ट देना है, आप D1 में दो। आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा लेट चलेगा, आपको दिक्कत है, D2 में दो, लेकिन ज्यादातर D3 में बनाना है, ठीक है। और D4, ये 4 चीजों में आप ऑयल बनाकर अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ये सिंपल प्रकार के पेन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये स्पेशल पेन क्योर ऑयल है जो पैरालाइटिक जैसी कंडीशंस को अपने लेवल पर लेकर आता है। अगर एक्यूट हो पैरालिसिस का, तो यहाँ पर ये काम करना है। अगर क्रॉनिक हो तो स्पेशल पेन क्योर ऑयल में यहाँ पर काम करना है। याद रखना दोस्तों, जितना भी क्रॉनिक होगा वहां पर स्पेशल पेन क्योर ऑयल का बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक्यूट केसेस में ऑल पेन क्योर ऑयल का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। स्पाइनल ऑयल ये केवल स्पाइनल कॉर्ड के लेवल के लिए है, यानी किसी को अगर स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, खासतौर से एनीमिया की बात कर लो, एनीमिया के लेवल पर ये बहुत अच्छा काम करता है,
ठीक है। एक पैरालिसिस आयल मैं अलग बनाता हूं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये क्रॉनिक पैरालिसिस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, इसके पूरे लिटरेचर मैं आप लोगों को डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा और उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिएगा। इसको केवल स्पाइनल कॉर्ड पे लगाना है। जिन लोगों को हीमोग्लोबिन कंटेंट नहीं बनता, जिन लोगों को प्लेटलेट काउंट कम होता है, उनमें लगाकर देख लीजिएगा, ठीक है। S5C4 A1 F1 L1W प्लेन, ये स्पाइनल कॉर्ड पे लगाना, गाढ़ा गाढ़ा पेंट करना, आप देखिएगा कितनी जल्दी वहां पर आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन काउंट बढ़ जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। हम लोग इसको मैं मिटा रहा हूं, मैंने डायग्राम आपको फोटो खींच के डाल दिया है, आपको देखने की जरूरत वहां पर है, ठीक है। याद रखिएगा, आज जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत मॉडर्न साइंस के हिसाब से आपको बताने जा रहा हूं। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस का डिस्कशन होता है तो पुराने जितने हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने शायद इसको देखा नहीं होगा दोस्तों, समझा नहीं होगा, लेकिन आज जब आपको समझ में आ जाएगा, मेरा मानना है यू आर द बेस्ट, ठीक है। अपने आप को बेस्ट समझिए, हमें किसी और से कोई लेना देना नहीं है। आप बेस्ट है मतलब हम सब बेस्ट हैं दोस्तों, यदि आप बेस्ट नहीं है मतलब मैं बेस्ट नहीं हूं, याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं आज ऑस्टियोआर्थराइटिस। कल हमने अर्थराइटिस का जिक्र किया था, हमें 2 दिन में ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटिक अर्थराइटिस, कल रूमेटिक अर्थराइटिस बताऊंगा, वो भी इसी तरह से डेमोंस्ट्रेट करके बताऊंगा। याद रखिए, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, ऑस्टियो मतलब क्या, बोन, हड्डी, अर्थर मतलब जॉइंट, ठीक है। इसका मतलब होता है आइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो मतलब बोन, अर्थर मतलब जॉइंट्स और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, अर्थात ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है बोन और कार्टिलेज का इन्फ्लेमेशन होना जो जॉइंट्स क्रिएट करते हैं। जॉइंट्स क्या है, 2 बोन आपस में मिलकर जॉइंट्स का निर्माण करती है। इस जॉइंट्स में स्पेशली कार्टिलेज का रोल होता है, बोन का रोल होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन का रोल होता है, जो यहाँ पर पर्टिकुलरली दोस्तों एक प्रकार से पूरा कैरेक्टर होता है जो उसका जॉइंट का निर्माण करता है, ठीक है, उनको निर्मित करते हैं। इसलिए याद रखना दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटिक अर्थराइटिस में एक ही चीज का अंतर है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव डिसीज है, यानी डिस्ट्रक्शन होता है, और रूमेटिक अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसीज है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो टैली करेंगे हम कल, ठीक है। कल मैं बताऊंगा आपको कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटिक अर्थराइटिस में क्या डिफरेंसेस होता है। आज हम लोग बात करते हैं केवल ऑस्टियोआर्थराइटिस की। आप इतना समझने की कोशिश कीजिए, आपको सारी चीज आपके सामने निकल के आ जाएगी कि वो क्या रहा है, वो किसी जॉइंट के लेवल पर हो रहा है। एक डिजेनरेटिव डिसीज है दोस्तों, ठीक है। अगर डिजेनरेटिव डिसीज है तो यहाँ इसका क्या लेना देना, इसको बोलते हैं वियर एंड टियर, कटना फटना, याद रखना, रगड़ करना, ठीक है। सिंपली वियर एंड टियर के रूप में सामने आती है। आपके सामने जब आएगा, नी जॉइंट लेकर आएगा, आदमी बोलेगा देखो ये हो गया, फलाना हो गया। याद रखना, मैं आपको क्लियरली इंडिकेशन दे रहा हूं यहाँ पर। दोबारा मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा कि ऑस्टियोफाइट्स का हम क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। यहीं पर ऑस्टियोफाइट्स भी समझा रहा हूं मैं, बाद में दोबारा नहीं पूछना कि मुझे हील स्पर हो रहा है, तो हील स्पर का कारण क्या है। एज इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, एज इट इज आपका हील स्पर, दोनों चीज का लेवल एक होता है, ट्रीटमेंट एक होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, दोनों चीज यहीं पर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं। याद रखिएगा दोस्तों, सिंपल और वियर और टियर के रूप में जब आपके सामने आता है तो याद रखना, आजकल ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होना बहुत ज्यादा जो रोल उसमें प्ले करता है वो आज का इन्फ्लेमेशन है। आज आप देखो जगह जगह इन्फ्लेमेशन होता है, थोड़ा सा इंजरी हुआ इन्फ्लेमेशन हो गया। जानते हो उसका क्या कारण है? पहला कारण है पॉल्यूशन, दूसरा कारण है मिलावट की चीजें खाना, न्यूट्रिशन नहीं मिलना, ठीक है। जब आपकी बॉडी में किसी भी चीज में, मैंने कल आपको सेल में समझाया था, यही चीज आपको मैं बताऊंगा रूमेटिक अर्थराइटिस के लेवल पर। यदि सेल में एनाबोलिक और कैटाबोलिक ये दोनों गड़बड़ हो रहा है, आप मान के चलो आपके सेल गड़बड़, आपका टिश्यू गड़बड़, आपका ऑर्गन गड़बड़, आपका सिस्टम गड़बड़, आपकी बॉडी गड़बड़। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में आजकल इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन हो गया, बहुत इजीली हो रहा है लोगों को, ठीक है। इसीलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए एक हेल्दी जॉइंट में आपको हमेशा याद रखना है, 2 बोन होती है, बोन के ऊपर की कवरिंग को पेरियोस्टियम कहते हैं। इस पर एक कार्टिलेज का कैप्सूल होता है और कार्टिलेज के कैप्सूल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन में फ्लूइड निकलता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पर लुब्रिकेशन का काम करता है, जैसे मोटरसाइकिल में ऑयल डालते हो, इंजन में वो मूवमेंट करता है, इसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है। लेकिन याद रखना है, इन जॉइंट्स के लेवल पर ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज की लेयर होती है जो एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। माइंड कीजिएगा, कनेक्शन यानी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जो कि अलाउ करती है कि एक बोन दूसरे बोन पर ग्लाइड मूवमेंट करे। अर्थात इस प्रकार से ये बॉल है, ये सॉकेट है, ये डाल दिया, ये बॉल एंड सॉकेट है, इस प्रकार से मूवमेंट करते रहे। हमारी बॉडी में कई प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, फ्लैट जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, आप देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं, कई जॉइंट्स होते हैं, और उन्हीं जॉइंट्स के बिहाफ पर आपका फंक्शन जो है मोटिवेट होता रहता है दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है, ये जो जॉइंट्स हम बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रसित होता है वो आपका नी जॉइंट होता है, साइनोवियल जॉइंट होता है। साइनोवियल
स्पेशल याद रखना, जब एक बोन दूसरे बोन के ऊपर वहां पर ग्लाइडिंग मिक्स करती है तो यहाँ पाया जाने वाला जो फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड निकलता है उस फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्लूइड नहीं है दोनों बोन रगड़ खाने लग जाएगी। इसलिए आज की कंडीशन में बोन्स एक दूसरे पर ग्लाइड करने में बहुत आवश्यक मूवमेंट करती है, प्राय फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन है देयर में बी समथिंग गोइंग रॉन्ग। इसीलिए दोस्तों आपको याद रखना है ओस्टियोआर्थराइटिस के साथ में हम एक सैनेबल जॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम पर्टिकुलर सैनेबल जॉइंट की बात कर रहे हैं। जो सैनेबल जॉइंट होता है, सैनेबल मेम्ब्रेन जहां पाई जाएगी, सैनेबल फ्लूइड वहां पाया जाएगा, वहां पर हम सैनेबल जॉइंट की बात करते हैं। इसलिए यहां पर हमें याद रखना है कि ये जो है ये आर्टिकुलेशन जिस मेम्ब्रेन के लेवल पर आपको नजर आ रहा है ये मेम्ब्रेन कहलाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। लेकिन इसके बीच में जो ये पदार्थ होता है इसे हम बोलते हैं साइनोवियम, और ये है कार्टिलेज, ठीक है। ये जो साइनोवियम और एक कार्टिलेज पूरा गेम इन्हीं दो चीज का है दोस्तों, ठीक है। आपको याद रखना है जब आर्टिकुलर कार्टिलेज के साथ साइनोवियल जॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दोस्तों, और यहां पर अपना नाम साइनोवियम प्राप्त करता है जो इंटरनल लेयर को लाइनिंग किया हुआ रहता है दोस्तों। याद रखना आर्टिकुलर सरफेस के साथ में यानी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ना, इस आर्टिकुलर कार्टिलेज की पूरी सरफेस के साथ में जॉइंट स्पेस की जो इनर लाइनिंग होती है, इस जॉइंट स्पेस की जो इनर लाइनिंग होती है ये पूर्ण रूप से दोस्तों साइनोवियल मेम्ब्रेन की होती है, साइनोवियम की होती है। ये साइनोवियम क्या होता है? साइनोवियम लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बना होता है, और यहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स पाई जाएगी, लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाएगी, और सरफेस पर स्पेशल याद रखना दोस्तों यहाँ जो सरफेस होगी उस सरफेस के लेवल, अगर आप इसको देख रहे हो तो आप इस प्रकार से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये पूरी लेयर है ना, और यहाँ पर दो प्रकार के सेल है। पहली सेल ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम दोस्तों टाइप 1, और दूसरी सेल होती है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं टाइप 2। याद रखिएगा टाइप 1 सेल और टाइप 2 सेल, दो प्रकार के सेल पर्टिकुलर इस सैनेबल मेम्ब्रेन के जॉइंट्स में पाई जाती है। और इस जॉइंट्स में जो पाई जाएगी तो आपको स्पेशली इसकी स्पेशलिटी याद रखना है। अगर आप में दम है ना, आप दोनों प्रोटोकॉल को समझ जाओगे कि मैं क्या कहता हूं, ठीक है। याद रखना दोस्तों यहां पर जब कभी भी इसमें S6C6L1Y का काम करोगे, ये क्या काम कर रहा है, कौन से सेल पे काम कर रहा है, यही सीख जाना। दोबारा पूछना मत मेरे से कि क्यों यूज किया जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर S5C4 या Ven5G का जो प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो इसका क्या रोल है यहाँ पर, आप इसी टाइप 1 और टाइप 2 सेल के लेवल पर समझ जाना। टाइप 1 सेल इसका काम क्या होता है, आप देख रहे हो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, लगातार मूवमेंट हो रहा है, यहाँ तो बहुत सारे सेल्स का डेथ भी हो रहा होगा। क्या सेल्स का डेथ को बाहर निकालोगे, देखो वेस्टेज मटेरियल अगर जमा हो जाएगा तो जॉइंट्स वर्क करेगा क्या? रोमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आप देखते हो ना गाउट में क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट जमा हो रहा है। हम वही बात कर रहे हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस गड़बड़ हो रही, तो यहाँ पर भी जॉइंट में गड़बड़ हो रहा है। बॉडी ने देखो भगवान ने कितना अच्छा मैकेनिज्म दिया है, लेकिन हम लोग उसको प्रिवेंट नहीं करते हैं। हम लोग ना एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, न एनर्जी लेवल पर ध्यान देते हैं, न विस्कोसिटी के लेवल पर ध्यान देते हैं, हम किसी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। टाइप सेल जो होती है जिसका मेन काम होता है सेलुलर डेब्रिस को क्लियर करना, ठीक है। इस जॉइंट्स के अंदर ये जो टाइप 1 सेल्स होती है इसका काम होता है सेलुलर डेब्रिस को बाहर निकालना। जितना भी डेड सेल बनेगा, जितना भी डैमेज सेल बनेगा उसको बाहर निकालना। मुझे बताओ S6C6L1Y से क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी में फ्लूइड बनता है, आप क्या करते हो, S2C2L1Y D6 ये देते हो ना फ्लूइड निकालने के लिए। यहाँ डेड मटेरियल है ना, सेलुलर डेब्रिस को क्लियर करना क्या करोगे आप, माइंड इट, ठीक है। दूसरी बात, टाइप बी सेल्स होती है जो साइनोवियल फ्लूइड का जितना भी कंपोनेंट्स होती है उसको प्रोड्यूस करती है। यानी ये टाइप बी सेल्स होती है, यहाँ पर पर्टिकुलर जितने भी साइनोवियल मेम्ब्रेन में जितने भी चीजें होंगी जो मैं आगे 1 बाय 1 बताऊंगा, सारे के सारे जितने भी कंटेंट होते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा सीक्रेट होते हैं, उनको प्रोड्यूस किया जाता है। याद रखिएगा ये दोनों सेल, ठीक है, ये दोनों आर्टिकुलर सरफेस को लुब्रिकेट करने में मदद करती है। यानी यहाँ पर गंदगी जमा हो गई तो वो अटकेगा, मूवमेंट अटकेगा, ल्यूमन कम हो जाएगा, सकरा हो जाएगा तो क्या मूवमेंट करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए टाइप 1 और टाइप 2 सेल्स दोनों आपस में मिलकर इस पूरे जो स्पेस होती है जिसको हम साइनोवियल स्पेस कहते हैं दोस्तों, इस साइनोवियल स्पेस को क्लियर करना, सेलुलर डेब्रिस को क्लियर करना, और ऐसे मूवमेंट के लेवल पर साइनोवियल ऐसे कंटेंट बनाना जो लुब्रिकेंट को मेंटेन करे, उसको प्रोटेक्ट करे। और इसीलिए बहुत सारे लेवल पर ऑस्टियोआर्थराइटिस को डेवलप नहीं होने दिया जाता अगर व्यक्ति एक्टिव होता है। अगर नॉन एक्टिव होता है, यदि वहां पर एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस गड़बड़ हो गई, तब देखिए क्या डेवलप होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। हमने कहा वियर एंड टियर, कटना फटना, चोट लगना, घुटने का बल गिरना, जॉइंट के बल गिरना, किसी भी लेवल पर जब ऑस्टियोआर्थराइटिस का आप मेन कारण देखते हो कि हाँ भाई चलो ठीक है बताओ ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन कारण क्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन कारण होता है ये जो प्रोग्रेसिव कार्टिलेज है जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 सेल्स लगातार वर्क कर रही है, ठीक है। इस प्रोग्रेसिव कार्टिलेज में किसी भी प्रकार का डैमेज हो जाना, लॉस हो जाना, यानी इसका प्रोग्रेशन कम हो गया, ठीक है, जिसका मतलब है कि दोनों बोन एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रही है। यहां पर दोनों बोन सेपरेट है, ठीक है, लेकिन अगर ये कार्टिलेज का लॉस हो गया किसी कारणवश और ये कार्टिलेज एक दूसरे से चिपक गया तो क्या होगा, दोनों बोन सेपरेट नहीं हुई, तो जब आप मूवमेंट करोगे तो क्या होगा। कई लोग आकर बोलते हैं ना, देखो साहब मेरे जॉइंट में कट कट की आवाज आ रही, देखो मेरा जॉइंट रगड़ खा रहा, पेट हल्का हल्का मूवमेंट करता है ना,
पेशेंट बोलता है मैं मूवमेंट करता हूं, देखो मेरे को पेन हो रहा है, क्या करूंगा, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कार्टिलेज होता है, जिसका मतलब दोनों बोन में सेपरेशन नहीं होता है दोस्तों, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का फ्रिक्शन होता है एक दूसरे के बीच में, वो फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं रख पा रही है दोस्तों, यानी उनके बीच में गैप होना चाहिए। ये साइनोवियल फ्लूइड एक प्रकार से लुब्रिकेशन का काम करता है, वो नहीं रख पा रही है, और इसी कारण से, इसी प्रकार के फ्रिक्शन होने के कारण इन्फ्लामेशन जनरेट होता है, ठीक है। अब जब इन्फ्लामेशन जनरेट होगा, इसी जगह पर आपको ये ब्लड वेसल्स नजर आ रही है, ठीक है, इसी जगह पर आपको ये लिम्फेटिक वेसल्स और आपके पूरी चैनल नजर आ रही है, यहीं पर आपका नर्व भी नजर आएगा, ठीक है। तो याद रखना, जब कभी फ्रिक्शन होता है तो यहां मौजूद नर्व के माध्यम से पेन सेंसेशन ट्रिगर होता है दोस्तों, जो कि जो जॉइंट की स्पेस होती है उसमें मौजूद जो नर्व सेल्स होती है, नर्व इंडेक्स होती है, उस पर प्रेशर इफेक्ट होने के कारण, फ्रिक्शन होने के कारण पेन क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। क्लियर इंडिकेशन हो गया होगा आप लोगों को। अब हम बात करते हैं यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, एक्चुअल में होता क्या है, हालांकि बोन के बारे में जब आपको डिटेल पता चलेगा, ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट होता है, मैं यहां नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा आपको स्पेशली दोस्तों बोन टिश्यू के लेवल पर, ठीक है। और उसका भी डिटेल बताऊंगा आपको मैं एंडोक्राइनोलॉजी में पैराथायराइड हार्मोन के लेवल पर, जो जहां जिस सब्जेक्ट का लेवल है वहां पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों, एक सेल होती है, यहां पर एक सेल होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कॉन्ड्रोसाइट। माइंड कर लीजिएगा आपके दिमाग में, इसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। ये कॉन्ड्रोसाइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्रिएट करने वाली सेल्स होती है, जिसका कार्य होता है हेल्दी आर्टिकुलर कार्टिलेज को बनाना। ये एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है, जैसे हमने लीवर में पढ़ा है ना, लीवर में हमने पढ़ा दोस्तों हिपेटोसाइट्स, ठीक है। हम बोलते हैं लीवर में एक स्पेशल सेल है हिपेटोसाइट, हमने कहा एक स्पेशल सेल होती है कुप्फर सेल, एक स्पेशल सेल होती है नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। एक सेल होती है प्लाज्मा सेल्स, एक सेल होती है मास्ट सेल, एक सेल होती है प्लाज्मा सेल। ये क्या होता है, ये सारी के सारी सेल स्पेशलाइज्ड होती है। उसी प्रकार से ये कॉन्ड्रोसाइट्स इस कार्टिलेज को बनाने का काम करने वाली एक स्पेशल सेल्स होती है, जो कार्टिलेज से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं सभी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होती है। माइंड इट, ये जो कॉन्ड्रोसाइट होती है इस कार्टिलेज से रिलेटेड होने वाले जितने भी फंक्शन है सबसे डायरेक्टली गेट टुगेदर, याद रखना दोस्तों, डायरेक्टली उस रिस्पॉन्सिबल काम करती है। इसलिए याद रखना, ये जो सेल्स होती है जिसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग जेल, ठीक है। याद रखना, एक स्ट्रॉन्ग जेल की बात कर रहा हूं, एक स्ट्रॉन्ग जेल या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को यहां प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब जेल बनाया, मैट्रिक्स बनाया तो लुब्रिकेशन का काम करेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों वो यहाँ पर एम्बेडेड रहता है, पूरा भरा हुआ रहता है साइनोवियम में, और इसीलिए टाइप 2 कोलेजन होता है। याद रख लेना, ये एक स्पेशल प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो आपको याद रखने की जरूरत है। ये इसलिए याद रखने की जरूरत है, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल है, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल यहाँ पर स्पेशली अगर आप देखेंगे दोस्तों, ठीक है। याद रखना दोस्तों, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल टाइप 2 कोलेजन, ये है टाइप 2 कोलेजन, ये आपकी कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। याद रखना, ये है कॉन्ड्रोसाइट सेल, ये टाइप 2 कोलेजन को लगातार बनाती है दोस्तों। और यहां पर जो मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा, बाहर की तरफ, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब आप यहां पर एक कॉन्ड्रोसाइट सेल के फंक्शन समझ रहे हैं ना, तो ये यहां के अंदर कार्टिलेज के लेवल पर इस प्रकार से टाइप 2 कोलेजन बनाती है। रखिएगा, ये टाइप 2 कोलेजन जो होता है एक प्रोटीन होता है, ठीक है। याद रखना, ये वहां की स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करने के लिए बनाती है, और स्पेशली क्या बनाती है, प्रोटीन के रूप में। टाइप 2 कोलेजन एक प्रोटीन होता है जिसको लगातार यहाँ सपोर्ट के लिए ये जो सेल होती है कॉन्ड्रोसाइट बनाती रहती है। और स्पेशल याद रखिएगा, न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, कल आपको मैंने बताया था, ग्लाइकोजन अगर प्रोटीन से जुड़ता है क्या बनता है, प्रोटियोग्लाइकन्स, ठीक है। यहाँ पर प्रोटियोग्लाइकन्स बनता है जो कि प्रोटीन और शुगर मटेरियल का एग्रीगेशन होता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर स्पेशल आपको याद रखना है, हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट, ये सभी का सभी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स, यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है यहाँ पर ये तीनों कंटेंट भी पाए जाते हैं, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सभी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के रूप में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं। आपको पता है ये क्यों पाए जाते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इलास्टिसिटी के लेवल पर। याद रखना, ये कार्टिलेज को इलास्टिसिटी प्रदान करता है, ये सब मिलकर गेट टुगेदर अपना काम करके वहां पर एक प्रकार से इलास्टिसिटी को प्रदान करते हैं। और यही कारण है आप कितना भी वजन उठा लो, हाई स्ट्रेंथ होती है क्योंकि ये प्रोटीन का बना होता है। माइंड इट, ठीक है। इसीलिए हाई स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, ताकत प्रदान करते हैं। आप कितना भी वजन उठा लो, उसकी लिमिटेशन से डबल वजन आप उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखना, जब ये स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं तो जितने भी वेट बीयरिंग जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी वेट बीयरिंग जॉइंट्स होते हैं दोस्तों, उनको मदद करते हैं, ठीक है। जितने भी अंडरलाइन बोन होती है जो वेट और शॉक को ऑब्जर्व कर सके,
ये इसी कार्टिलेज के ऊपर डिपेंड करता है जो ये कॉन्ड्रोसाइट्स के द्वारा यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, आप देखो वजन उठाया तो आपने सारे जॉइंट्स के लेवल पर इन्हीं कार्टिलेज के ऊपर, इन्हीं पर्टिकुलर साइनोवियल फ्लूइड और मैट्रिक्स के ऊपर, जेल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, यदि वेट बियरिंग जॉइंट्स को मदद करते हैं, शॉक को ऑब्जर्वेशन कराते हैं, जैसे कि ऐसे जॉइंट कहाँ होते हैं आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा वेट का, आपके बॉडी वेट का जो जॉइंट में प्रेशर होता है, सबसे पहला होता है नी जॉइंट, दूसरा होता है हिप जॉइंट, तीसरा होता है लोअर स्पाइनल लंबर स्पाइन वाला जॉइंट। ठीक है, ये तीन सबसे डेंजरसली आप देखो सबसे ज्यादा डिजनरेशन आज के समय में वर्तमान परिस्थिति में किस पेशेंट को किस रूप में आपको देखने को मिल रहा है। आपके पास कोई पेशेंट नहीं आता ऐसा तो है नहीं, आप देखो स्पाइनल कॉर्ड डिजनरेशन धड़ाधड़ हो रहा है। जानते हो क्यों हो रहा है? मिनरलाइजेशन कैपेसिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे लोग। ठीक है, पॉल्यूशन के कारण, नासमझी के कारण अपनी खुद की गलतियों की सजा भुगतते आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल रही है। नी जॉइंट, हिप जॉइंट और लोअर लंबर स्पाइन सबसे ज्यादा यहां पर अफेक्टेड होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लेवल पर। इसलिए आर्टिकुलर कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रोसाइट बहुत नेसेसरी होती है। ये कॉन्ड्रोसाइट को अगर आपने न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ड्रोसाइट में C4 का कितना बड़ा रोल है। क्लियर हो गया? ठीक है, C3 का कितना बड़ा रोल है? कितने लोग मानते हैं कि C3 का रोल है? मैं 100% मानता हूं कि C4 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम C3 करता है। मैंने यहां पर C3 का रोल नहीं लिया यहां पर नहीं लिया, उसका कारण बताता हूं कि यहां पर अलग से 2 प्रोटोकॉल बताऊंगा, आप यूज कीजिएगा और अगर फायदा ना हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, याद रखना C3 और C6 निकल ही जाता है पहले मेरे मुंह से। C3 और C6 ये 2 ऐसी मेडिसिन है, यदि आपने आपके जॉइंट्स के लेवल पर, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लेवल पर, रूमेटिक अर्थराइटिस पर आपने यूज नहीं किया, मेरा मानना है आपने कुछ भी यूज नहीं किया। दोस्तों हम बार बार बात कर रहे हैं कार्टिलेज पे C3 का रोल रहा, फिर हम यूज कर रहे हैं C4। ठीक है, हम जगह जगह यूज कर रहे हैं C4। ये देखो C4 यूज किया, C3 तो यूज ही नहीं कर रहे हम लोग। माइंड इट, कल मैंने बताया था आपको क्रॉनिक अर्थराइटिस के लेवल पर C3, C4, C5, F1। ठीक है, याद आना 200 डायल्यूशन में, याद आना, आ गया सबको। ठीक है, याद रखना C3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है कार्टिलेज के लेवल पर, पॉजिटिव चलाना है आपको, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा है ना। मैं आपको ये 2 प्रोटोकॉल्स बताऊंगा कैसे यूज करना, मास्टर बन जाइएगा दोस्तों। अगर नहीं बने तो मेरा मेहनत कोई काम की नहीं। याद रखना दोस्तों, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कार्टिलेज के, ये इलास्टिसिटी प्रदान करने के लिए होते हैं। इसलिए याद रखिएगा, हेल्दी पीपल में कॉन्ड्रोसाइट एक डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करती है। यदि आपको लंबे समय तक अपने जॉइंट्स को मोटिवेट करना है, माइंड कीजिएगा आप इस बात को। मॉडर्न साइंस में अगर आपने यूट्यूब पर डॉक्टर राजीव दीक्षित जी के अगर आपने किसी ने भी लेक्चर सुना हो, है ना, डॉक्टर राजीव दीक्षित जी बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, कलेक्टर के रूप में उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी दोस्तों, और बहुत बड़े रामदेव बाबा के साथ में उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं। मेरे गुरु भी है, मैं उनको गुरु में मानता हूँ। ठीक है, 1994 से मैं जुड़ा हुआ उनसे। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने बताया चूने के लेवल पर। अगर आपको समझ गए तो आप सब समझ जाओगे। ठीक है, याद रखना, ये कॉन्ड्रोसाइट वही काम करती है, अगर किसी को ऑस्टियोफाइट्स बन रहा है उसको भी ठीक करेगी, कैल्शियम की कमी है उसको भी ठीक करेगी। इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है, जितने भी लेवल पर जहां पर कार्टिलेज को बैलेंस करने की बात आएगी, वहां पर दोस्तों जब अगर किसी प्रकार से कार्टिलेज में कोई डैमेज हुआ, है ना, ब्रेकिंग डाउन होने वाली जितनी भी कंडीशन है कार्टिलेज, जिसे हम दोस्तों यहां पर याद रखना, वही चीज बता रहा हूं जो एनाबोलिक कैटाबोलिक के लेवल पर बता रहा हूं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, कार्टिलेज को जब वहां कोई डैमेज होगा तो कहीं ना कहीं कोई कैटाबोलिक एक्टिविटी डेवलप हुई होगी, यानी नई कार्टिलेज वहां पर लगातार प्रोड्यूस होती है, क्योंकि आपको पता है कैल्शियम लगातार बोन में से निकलकर ब्लड में आ रहा है और ब्लड में से कैल्शियम वापस आपके बोन में डिपॉजिट हो रहा है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। अर्थात एनाबोलिक कैटाबोलिक प्रोसेस बोन के लेवल पर कंटिन्यू चलती रहती है, और इसीलिए नई कार्टिलेज लगातार प्रोड्यूस होती है, जिसे हम एनाबोलिक एक्टिविटी कहते हैं, जिसे न्यू कैटालिटिक जितनी भी कंडीशन होती है दोस्तों, वहां पर न्यू कैल्शियम का लॉस होता है, न्यू कार्टिलेज का लॉस होता रहता है, लगातार नया बनना पुराना हटना, पुराना हटना नया बनना, ये प्रोसेस लगातार होती रहती है, लेकिन किस रूप में होती है नोबडी कैन नो। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट के लेवल पर लगातार बोन में पेरिओस्टियम के लेवल पर यहाँ पर जो कैल्शियम होता है डिपॉजिट होता रहता है। इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है, लगातार एनाबोलिक और कैटाबोलिक प्रोसेस यहाँ पर लगातार होती रहेगी। इसलिए न्यू कैटालेज, न्यू कार्टिलेज लगातार यहाँ पर दोस्तों एनाबोलिक कैटाबोलिक प्रोसेस के माध्यम से बनती रहेगी। लेकिन यहीं से शुरू होती है डिसीज। ठीक है, यहीं से शुरू होती है डिसीज। अभी तक तो हमने केवल एक रामायण पढ़ा, उसके बारे में जाना, लेकिन जब ये एनाबोलिक कैटाबोलिक प्रोसेस यहाँ डेवलप हो रही है, रेगुलर काम हो रहा है, अगर यहाँ पर किसी प्रकार का एब्नॉर्मलिटीज हो गया तो क्या होगा दोस्तों? जब न्यू कार्टिलेज डेवलप होता है दोस्तों, तो याद रखना, आपके बॉडी में कोई नया काम होता है तो बगैर ऑक्सीजन के, बगैर ऑक्सीडेशन के हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए यहां भी कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा। यहां पर इन्वॉल्वमेंट होगा सिंथेटिक एंजाइम्स। यहां पर साइनोवियल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले जितने भी सिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं, जितने भी डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक और डिग्रेडेटिव एंजाइम, दोनों एंजाइम साइमल्टेनियसली यहां पर यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर निर्माण भी करना है साइनोवियल मेम्ब्रेन के माध्यम से, और यहां पर सेल डेब्रिस को भी बाहर निकालना है। इसलिए सिंथेटिक एंजाइम्स कॉन्ड्रोसाइट को सपोर्ट कर रहा है, और डिग्रेडेटिव एंजाइम सेल डेब्रिस को बाहर निकाल रहा है। इसलिए सिंथेटिक एंजाइम और डिग्रेडेटिव एंजाइम दोनों की यूज के माध्यम से यहां पर कार्टिलेज को मेंटेन कर रही है आपकी कॉन्ड्रोसाइट।
खुदा न खास्ता यदि किसी कारणवश कोई इन्फ्लामेशन हो गया और इन्फ्लामेशन में सिंथेटिक एंजाइम ऊपर रह गया, लेकिन डिग्रेडेटिव एंजाइम जो डिग्रेडेटिव एंजाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। यदि डिग्रेडेटिव एंजाइम बहुत ज्यादा बढ़ गए तो क्या होगा, डिग्रेडेटिव एंजाइम तो सेल डेब्रिस को बाहर निकाल रहा है, वो तो पूरी कार्टिलेज को डैमेज करना शुरू कर देगा। दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। यानी यहां पर कार्टिलेज का मेजर क्वांटिटी में लॉस होना ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। अर्थात इस बैलेंस में सिंथेटिक एंजाइम कम हो गया और डिग्रेडेटिव एंजाइम बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ कनेक्ट हो गया। यही डिग्रेडेटिव एंजाइम कार्टिलेज का लॉस करता है, जिसके माध्यम से दोस्तों याद रखिएगा यहां पर जो मेनली प्रोटियोग्लाइकेन्स है, जो कोलेजन है, ये जो प्रोटियोग्लाइकेन्स और आपके ग्लाइकोप्रोटीन है जो कार्टिलेज को यहाँ पर निर्माण कर रहे थे, जो कोलेजन का निर्माण हो रहा था, ये यहाँ पर लॉस हो जाएगा। अर्थात प्रोटियोग्लाइकेन्स और कोलेजन यहां से लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर आपकी स्ट्रेंथ ही जॉइंट की खराब हो गई, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा क्या होता है कि डिग्रेडेटिव एंजाइम का एक इंक्रीज एक्सप्रेशन यहां पर होता है, ठीक है। तो ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो इस प्रकार के कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, जिसमें यहां पर कार्टिलेज के लेवल पर आपका प्रोटियोग्लाइकेन्स और आपका जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं टाइप 2 वो नहीं बन पाता। कई फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। डिसीज का रिस्क फैक्टर के रूप में आप देखते हो, जो स्पेशली रोमेटिक अर्थराइटिस के लेवल पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आप जब इस एक्सप्रेशन को देखोगे तब आपको नजर आएगा, हाँ यार ये चीज तो है। आप देखो, मैंने कल अर्थराइटिस में क्लियर कर बताया था एज रिलेटेड, ठीक है। मैं यहां पर भी आपको कह रहा हूं ऑस्टियोआर्थराइटिस जब तक आपको किसी प्रकार की चोट नहीं लगेगी, नी जॉइंट कहां से इन्वॉल्व होगा, ऑफ कोर्स नॉट, कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब कभी भी कोई डिजनरेटिव चोट लग रही है वहां पर, तब एज रिलेटेड अगर नया होगा तो आदमी रिजनरेट कर जाएगा। मैं भी नी जॉइंट के लेवल पर बहुत डेंजरस कंडीशन से गुजर चुका हूं। ठेले वाले से चलती मोटरसाइकिल में ठोका गया था, ध्यान नहीं दिया, और उस समय स्पोर्ट्स में था तो ध्यान नहीं दिया कि हो जाएगा ठीक। वो खेल रहे थे क्रिकेट, पता चला फर्स्ट पड़ गया, सेल्यूलाइटिस हो गया अंदर पूरा नी जॉइंट, 3 महीने तक बेड पे रहा हूं, ठीक है। चीरा लगा के निकाला डॉक्टर ने, डेली बत्ती होती थी। अब समझ में आया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस कितना डेंजर होता है। एज रिलेटेड कारणों से ऑस्टियोआर्थराइटिस का बिगेस्ट रिस्क फैक्टर होता है दोस्तों एज रिलेटेड, ठीक है। आप और मैं बैठ के काम करते हैं, मैं तो खड़े खड़े काम कर रहा हूं, है ना। अगर मैंने अपने जॉइंट्स को केयर नहीं किया एज रिलेटेड लंबे समय में, यदि वहां पर लगातार एक चोट लग रही है, इंजरी हो रही है, स्ट्रेन दिया जा रहा हूं मैं बार बार, साइनोवियल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई, रगड़ लग गई, डिजनरेटिव एंजाइम ज्यादा बनने लग गए, डिग्रेडेटिव एंजाइम ज्यादा बने, आप देख लो लंबे पीरियड में लेटर स्टेज में बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत बड़ा रोल होता है एज रिलेटेड। जैसे जैसे एज बढ़ जाती है इलास्टिसिटी ऑलरेडी कम हो जाती है, ठीक है, न्यूट्रिशन ऑलरेडी कम हो जाता है, ठीक है। कहते हैं ना बुढ़ापा और बचपन एक जैसा होता है, बुढ़ापे में बचपन जैसे खाना खाना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज की आनाकानी नहीं, सब ला दो, सब खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक कैपिलरीज के लेवल पर, यानी आप कैलोरिक वैल्यूज के लेवल पर जब जाओगे तो उन कैपिलरीज में ब्लड सर्कुलेशन से उतना न्यूट्रिशन जाना चाहिए, क्योंकि वो तो लटक जाएगी, स्किन लटक जाएगी तो जॉइंट जो कार्टिलेज का लिगामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो भी लटक जाएगा। इसलिए आपको वहां पर बेसिक साइंस को समझना पड़ेगा इन्फ्लामेशन के लेवल पर। सेकंड, इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन क्या होता है अभी आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताया कि इन्फ्लामेशन प्रॉपर सब समझ में आएगा जब टिश्यू हम पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जब आप इन्फ्लामेशन की बात करते हो, जब भी बॉडी में किसी भी इंजुरी का लेवल होगा इन्फ्लामेशन पहले होगा, रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, ओडिमा, वार्म, गर्मी, ठीक है। तो पेन जब इन्फ्लामेशन का साइन होगा तो साइटोकाइंस, हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में साइटोकाइंस होता है, जैसे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिंग फैक्टर, ठीक है। अन्य बहुत सारे फैक्टर भी इसमें कंट्रीब्यूट होता है, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूं। जब सेल में आगे हम डिस्क्राइब करेंगे बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा कि सेल के लेवल पर जब इन्फ्लामेशन होता है तो कितने फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इनमें से ये सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, जो जब कभी किसी प्रकार से वियर एंड टियर हुआ तो कार्टिलेज को ब्रेकिंग डाउन करने में प्रोटियोलाइसिस के कारण ये कंडीशन होती है, अर्थात वहां पर प्रोटीन का लाइसिस हो जाता है, हमने अभी पढ़ा, ठीक है, जो कि कैटाबोलिज्म के इंक्रीज होने के कारण हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको एनाबोलिक डेवलप करना है, ठीक है। यहां पर कैटाबोलिन के इंक्रीज होने के कारण, तोड़ने के कारण ज्यादा से ज्यादा कार्टिलेज डैमेज हो गई है। जबकि अन्य फैक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, जो कार्टिलेज की जो ब्लॉकिंग होती है दोस्तों, याद रखना कार्टिलेज की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी ब्लॉकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अर्थात आपको याद रखने की जरूरत है, एनाबोलिज्म को क्लोज कर देते हैं। वो चाहते ही नहीं कि ये हील हो, यानी कैटाबोलिक डिजनरेशन ही क्रिएट करते हैं। एनाबोलिज्म के लिए जो एनाबोलिज्म प्रोसेस के लिए जो बॉडी में न्यूट्रिशन की वैल्यू वहां पर पता चलती है ब्रेन को, उसको भी ब्लॉक कर देते हैं कि पता ही नहीं चलेगा डेड उतारा गया, ठीक है। इसलिए यहां पर जॉइंट्स में मोर इन्फ्लामेशन होता चला जाता है। अगर आपको जॉइंट पेन का इन्फ्लामेशन को ट्रूली क्योर करना है, पेशेंट को टोटल बेड रेस्ट कर दीजिए। जैसे बेड रेस्ट जाएगा एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, वो एनर्जी हीलिंग में आ जाएगी। अभी कोरोना के लेवल पर आपने देखा था दोस्तों, ठीक है। मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ जाएगी, न्यूट्रिशन जहां जाना वहां ज्यादा जाएगा, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1, 6, इंटरफेरॉन, जितने भी चीजें साइटोकाइंस के लेवल पर, वहां पर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के लेवल पर, वहां पर फेगोसाइटोसिस की क्रिया उतनी तेज होगी, उतनी जल्दी हीलिंग होगी। इसलिए एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है दोस्तों इन्फ्लामेशन होना, और यही कारण है दोस्तों यहां पर जॉइंट्स में मोर इन्फ्लामेशन डेवलप होता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉज करता है। वो होता है दोस्तों जब मैकेनिकल स्ट्रेस आप ले लेते हो,
ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ रेस्ट बहुत जरूरी है। मैकेनिकल स्टेज ले लिया, आपका वजन ही बहुत ज्यादा है, आपके जॉइंट्स पे ऑलरेडी प्रेशर आएगा, ओबेसिटी, ठीक है। इसलिए जब कभी कोई पेशेंट आया बिल्कुल आ रहा धीरे धीरे, आप सबसे पहले बोलो भाई तेरा वजन कम कर, ऑटोमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये मैकेनिकल स्टेज दे रहे हो आप, ठीक है। आपको याद रखना है 1 फीट में 12 किलो वजन होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा आपके जॉइंट पे, लिगामेंट पे प्रेशर क्रिएट करेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, ये सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए जो रिस्क फैक्टर होते हैं दोस्तों, वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं, है ना। आपके बॉडी में कई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस को क्रिएट करते हैं। तब आपका रोल होता है C3 C6 नेगेटिव में, ठीक है, C3 C6 नेगेटिव में। इसीलिए मैंने उसको यहां इंडिकेशन नहीं किया, ताकि आपको मैं बता सकूं जब न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर होगा, कोई जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज के लेवल पर, जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के लेवल पर, प्राय कई मेडिकेशंस होती है जो यहां पर इस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है। वो मेडिसिन के लेने के कारण साइनोवियल फ्लूइड ड्राई अप हो गया, सूख गया, और इसी कारण ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आपको जॉइंट्स में पेन आ रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में नीचे से ऊपर की तरफ आपको आ रहा, अब C6 में लेडम पाल का रोल है। C3 और C6 नेगेटिव कर दो, यहां पर आप इनके साथ में इनको 5th डायल्यूशन दे दो, 10th में दे दो, 30 में दे दो, आप देखो मैजिक, ठीक है, तुरंत जॉइंट पेन बंद। लेकिन इनको सिंगल देना अलग अलग, ठीक है, इसलिए मैंने इनके साथ ऐड नहीं किया। माइंड कीजिएगा इस बात को, क्यों नहीं ऐड किया आप समझ जाओगे, ठीक है। आर्टिकुलर कार्टिलेज के इनिशियल काज डैमेज का होता है, वो होता है कॉन्ड्रोसाइट का रिपेयर होना। ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती है लगातार रिपेयर करती रहती है, और अगर ये इनिशियली डैमेज हो गया डिग्रेडेटिव एंजाइम के कारण, तो आप देख लो दोस्तों, इसीलिए ये उस समय स्टार्ट होता है दोस्तों जब प्रोटियोग्लाइकेंस की कमी हो जाती है, ऑलरेडी लॉस हो रहा है, ठीक है। इसीलिए टाइप 2 कोलेजन का ज्यादा बनना, लेकिन कुछ समय बाद ये कोलेजन टाइप का एक डिफरेंट टाइप 1 बन जाता है, ठीक है। ये जो कोलेजन टाइप 2 का बन रहा था, ये टाइप 2 का ना बनकर टाइप 1 का बनने लग जाए, ये बहुत डेंजरस होता है दोस्तों। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 कोलेजन उसी तरह से प्रोटियोग्लाइकेन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, जिस प्रकार से टाइप 2 कोलेजन यहाँ पर प्रोटियोग्लाइकेन जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यहाँ बन रहे थे, उनके साथ जो कोरिलेशन बना रहा है, अपनी रिश्तेदारी बैठा रहा था, वो बाहर से आया हुआ टाइप 1 कोलेजन के साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए उसी तरह से प्रोटियोग्लाइकेन के साथ इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं करने के कारण कार्टिलेज मैट्रिक्स में, जब ये कार्टिलेज मैट्रिक्स में जाएगा, ओवरऑल इस कार्टिलेज की इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। माइंड कीजिएगा इस बात को, ओवरऑल इस कार्टिलेज के मैट्रिक्स की इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। देन यहां पर रोल है C3 का, याद रख लीजिएगा। ये मैंने प्रूव करके आपको समझा रहा हूँ, प्रोटोकॉल बनाना सिखा रहा हूँ दोस्तों, मेरा काम बहुत अलग है, इसलिए मैं कहता हूँ वेट एंड वॉच फॉर 16 मंथ्स, देन यू गॉट अ मिरेकल, ठीक है, याद रखना। जो कि जब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ब्रेकडाउन को लो कर रहा है, क्यों? क्योंकि ओवरऑल इलास्टिसिटी यहाँ खत्म हो गई, आप चल रहे हो, अचानक झटका लग गया, आप कहते हो साहब मेरे तो पाँव का प्रेशर, एक्चुअल में क्या हुआ, इलास्टिसिटी लूज हो गई, बोन रगड़ कर दी, ठीक है। यही कारण है दोस्तों, कई सालों के बाद एकाएक सिम्टम आ रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आपने ध्यान दे लिया होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेटर स्टेज 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, बड़े बड़े जगह गए, लेकिन काम का नहीं, पेन किलर एंटीबायोटिक दे देके उनको तोड़ा दिया जाता था, ठीक है। पेन किलर कब तक खाओगे दोस्तों? कई सालों के बाद जब कॉन्ड्रोसाइट काम नहीं कर पाती है ना, बिल्कुल थक जाती है, भाई कब तक करेगी काम, ठीक है। अगर कोई भी सेल थकती है तो एक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, एपोप्टोसिस, बताऊंगा सेल के लेवल पर, लेकिन ये पहले आ गया इसलिए बता रहा हूँ। एपोप्टोसिस के अंतर्गत आ जाती है ये सेल। कॉन्ड्रोसाइट जब थक जाती है, आपकी बॉडी बोलती है भाई इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो गई, अब इसको खत्म कर दो, ठीक है। तो वो कॉन्ड्रोसाइट, आपको याद रखना, एपोप्टोसिस बॉडी की एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत डेली आपके बॉडी में जितनी सेल मरती है उतनी ही नई सेल का निर्माण होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो वहां पर जब ये थक जाती है कॉन्ड्रोसाइट, यहाँ पर उसको दोस्तों प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा जब काम नहीं कर पाएगी तो उसको एपोप्टोसिस के लेवल पर लाया जाता है, और ये खुद सेल डेथ को प्रोग्राम करती है कि हाँ साहब अब मेरा कोई काम अब मेरे से हो नहीं रहा, आप एक काम करो, मेरी सेल डेथ को आप प्रमोट कर दो, मैं तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल डेथ को प्रोग्राम करती है, ये सेल के लेवल पर बताऊंगा मैं एपोप्टोसिस, तब आपको समझ में आएगा कि कैंसर सेल को कैसे मारने का काम जो होता है यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन हम लोग ही गड़बड़ कर देते हैं, हमारी खुद की गड़बड़ी के कारण यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा शक्कर खाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब ग्लूटीन लेते हैं, बहुत ज्यादा हम ऐसे पदार्थ खाते हैं जो बचते ही नहीं है, हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है ओबेसिटी के रूप में। कैंसर सेल मजे से खाती है, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स उसको ढूंढ भी नहीं पाती, ठीक है। याद रखना, ये कार्टिलेज धीरे धीरे इस कंडीशन के कारण बहुत ज्यादा सॉफ्टर हो जाती है, सॉफ्ट हो गई, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, और इसी कारण उसकी जो इलास्टिसिटी होती है उसका कंटिन्यू और ज्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है। अब जब इलास्टिसिटी और ज्यादा लॉस होना शुरू हो गई दोस्तों, तब क्या हुआ, तब एक नई व्यवस्था यहाँ पर डेवलप होती है, और वो व्यवस्था और डेंजरस हो जाती है दोस्तों। आपको यहाँ पर अगर मान लो इसका इतना सा पार्ट लेकर मैंने कट किया, उसको ट्रांसफर सेक्शन निकालकर आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। याद रखना, ये पर्टिकुलर पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपने देखा था टाइप 1 टाइप 2 सेल है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या डेवलप होगा, ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, और इस नॉर्मल प्रोसेस के अंतर्गत ये जो गैप होती है ये कुछ एक्स्ट्रा मैट्रिक्स के लेवल पर होती है। इसलिए जब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पर
को डैमेज हो रहा है, सॉफ्टनर हो गया आपकी पूरा, तो इसकी इलास्टिसिटी का जो कंटिन्यू लॉस होता है, तो यहाँ से ये जो सेल्स होती है यहाँ से ये निकल कर गिरने लगती है। आप कहते हो ना चमड़ी निकल रही है ना, तो ये पर्टिकुलर फ्लैक्स ऑफ हो जाता है इसका, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ कहा टाइप 1 सेल्स क्या करते हैं, सेल डेब्रिस को बाहर निकालते हैं, ये वही सेल डेब्रिस होता है, ठीक है। तो ये एक फ्लैक्स के रूप में बाहर आने लग जाती है दोस्तों, ये साइनोवियल स्पेस में, जिसमें ये साइनोवियल स्पेस होती है, इस साइनोवियल स्पेस में आकर गिरने लगती है, इसको बोलते हैं जॉइंट माइस। याद रखना दोस्तों, जॉइंट माइस, ठीक है, जॉइंट माइस के रूप में ये डिटेक्ट होने लग जाता है। अब याद रखिएगा, ये जॉइंट माइस यहाँ पर फ्लैक्स होकर साइनोवियल स्पेस में आ गया, ठीक है। अब जो टाइप ए सेल होती है साइनोवियल में जो होती है, वो इस डेब्रिस को रिमूव करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है ना, वहां पर सारी जो पर्टिकुलर सेल्स है बहुत वीकनेस हो चुकी है उनमें, लेकिन फिर भी वो दम मारती कि नहीं चलो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको सेल डेब्रिस को रिमूव करूं। जो इम्यून सेल्स होती है जैसे लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, याद है सब जगह मौजूद रहती है, तो लिम्फोसाइट में साइनोवियल मेम्ब्रेन में भी होगी, ठीक है। ये लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस साइनोवियल मेम्ब्रेन में आ जाती है, ठीक है, जो एक प्रकार से प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स को प्रोड्यूस करने लगती है। प्रो इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेशन शुरू हो उसके पहले की जो सेल्स होती है लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, ये प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स को प्रोड्यूस करती है, जो कि अल्टीमेटली साइनोवियम का इन्फ्लामेशन कराती है, जिसको आप टिपिकली लैंग्वेज में बोलते हो साइनोवाइटिस, ठीक है। आपको जॉइंट नजर आ रहा है बिल्कुल लाल लाल, दैट इज कॉल्ड साइनोवाइटिस, साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन होना जो इस प्रकार से डेवलप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, फिब्रिलेशन को भी फॉर्म करता है, जो फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पर फिब्रिलेशन कराते हैं। इसेंशियली ये क्रैक्स या क्लेफ्ट जो कि स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस में वहां पर डेवलप करना शुरू करता है। अगर इसी को एक बार और उठा के हम देखें तो आपको समझ में आएगा। ये इस प्रकार का जो क्लेफ्ट होता है, यहाँ पर आपको फ्लैक्स नजर आ रहा था, यहाँ पर क्रैक्स नजर आने लग गए, कहां पर, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइनोवियल मेम्ब्रेन इस प्रकार से क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, यही कहलाता है दोस्तों स्मूथ आर्टिकुलर सरफेस में क्लेफ्ट या क्रैक्स का डेवलप हो जाना। ये कार्टिलेज लगातार इरोड होती रहती है, एक दूसरे को इरोजन करते रहती है जब तक कि बोन एक्सपोज नहीं हो जाती। यानी यहाँ पर ये जो कार्टिलेज है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्ट बोन का जो लेवल आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये कार्टिलेज इनके बीच में रहा ही नहीं, साइनोवियल मेम्ब्रेन की गैप रही नहीं, ये बोन एक दूसरे के अपोजिट एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। अब एक्सपोज हो रही है दोस्तों, ये वो प्रोसेस है जो जॉइंट पेन क्रिएट करता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि ये एक दूसरे की तरफ एक्सपोज हो गई, और यही कारण है दोस्तों, जब बोन एक्सपोज हो जाती है एक दूसरी बोन के ऊपर इस प्रकार से रब करती है, ठीक है। अब रब करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जब रब होगा बोन एब्रप्शन को कॉज करेगा, जो कि एक पॉलिश्ड आइवरी के जैसे बन जाता है। कोई चीज अगर पॉलिश की जाती है ना, उस पॉलिश्ड आइवरी के जैसे बन जाता है, और फाइनली बोन की इंड्स पर, अंत में बोन की इंड्स पर दोस्तों बोन आउटवर्ड ग्रो करने लगती है, ऑस्टियोफाइट्स, ठीक है। यहाँ पर जब ये इनका अब्रप्शन हुआ तो धीरे धीरे यहाँ पर ये इस तरफ बोन ना आकर, डेवलप ना होकर बाहर की तरफ एक चुभने वाला इस प्रकार से ऑस्टियोफाइट्स का निर्माण करती है, ठीक है। अब किसी को पूछने की जरूरत नहीं होगा ऑस्टियोफाइट्स का निर्माण कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और इसीलिए जब फाइनली इसे आप ऑस्टियोफाइट्स कर रहे हैं, जो कि जॉइंट्स को वाइडर बना देती है, और जब जॉइंट्स उस पर प्रेशर क्रिएट करेगा तो वो चुभेगा, और चुभेगा तो इंटरनल, क्योंकि आपकी बोन वहां पर डैमेज हो चुकी है, खोखली हो चुकी है, और ये जो पार्ट जब आपको कांटा चुभता है तो कैसा पेन होता है अंदर तक, सेम कंडीशन यहाँ पर आपको फीलिंग होती है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब जॉइंट को वाइडर बना देगी, मोस्ट ओबियस कंडीशन बनाएगी दोस्तों, और जब मोस्ट ओबियस कंडीशन बनाएगी तो याद रखना है, जब डिस्टल और प्रॉक्सिमल जितने भी इंटरफेरेंजियल जॉइंट होते हैं, जितने भी फिंगर जॉइंट होते हैं, जिसे हम दोस्तों हर्बेडन नोड्स कहते हैं, ठीक है। ये हर्बेडन नोड्स आपको कहां पर देखने को मिलता है दोस्तों, कितने लोगों ने देखे, ठीक है। याद रखना, बाउचर्ड नोड्स और हर्बेडन नोड्स आपको बहुत इजीली देखने को मिलता है। आप लोगों में से कई पेशेंट्स ने इसको ध्यान में रखा भी होगा, कई ने इसको ध्यान में नहीं रखा होगा। याद रखना दोस्तों, जो हर्बेडन नोड्स होते हैं यहां पर होते हैं, याद रखना, जो फिंगर आप देख रहे हो, ऊपर वाली जो फिंगर का जो आपको गैप नजर आ रहा है, जो लाइन नजर आ रही है, उसको बोलते हैं हर्बेडन नोड्स। यहां पर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में नोड्स दिखेंगे दोस्तों, याद रखना। और जो लोअर नोड्स होते हैं यहां पर, ये होता है बाउचर्ड नोड्स, ठीक है। साइंटिस्ट लोग हैं जिन लोगों ने डायग्नोस किया था, उसके अकॉर्डिंग इसको बताया जा रहा है। तो याद रखिएगा, जब ये डिस्टल और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में होता है, फिंगर जॉइंट्स में होता है, हर्बेडन नोड्स कहलाता है, और डिस्टल जॉइंट्स में होता है जिसको हम बाउचर्ड नोड्स कहते हैं, ठीक है। याद रखना,
प्रॉक्सिमल में होगा तो हर्बिडन, डिस्टल में होगा बाउचर नोड्स के नाम से जाना जाता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब कभी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस रेयरली कॉमन हो रहा है, और इसीलिए आप यहाँ पर उसको बहुत कॉमन रूप से ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हो, ठीक है। आपको सिंपली समझना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ लोगों में पाया जब आप नजर आते हैं तो स्टीफनेस फील होती है, ठीक है। और रूमेटिक अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिक डिफरेंस समझना आप, जब आपको मॉर्निंग में आप उठते हो, यूजुअली 1 घंटे के अंदर में आपको जो स्टीफनेस थी शुरुआती 1 घंटे में रहती है, जैसे हल्का हल्का सा आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आप देखो वो जो स्टीफनेस है लॉस्ट हो जाती है 1 घंटे के अंदर अंदर। अगर 1 घंटे से ज्यादा है देन यू कॉल दिस इज अ केस ऑफ रूमेटिक अर्थराइटिस। लेकिन अगर 1 घंटे के अंदर होती है और वहां पर स्टीफनेस खत्म हो जाती है, आप समझिएगा इट इज अ केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसलिए दिन के समाप्ति के बाद में पुनः आ जाती है, ऐसा नहीं है सुबह 1 घंटे बाद चली गई, लेकिन जब दिन समाप्त हुआ, सूर्य अस्त हुआ, उसके बाद आप बेड में जा रहे हो, फिर से आपको स्टिफनेस आ जाती है दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है रोमेटिक अर्थराइटिस के बीच में और एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज में, जो कि जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए रोमेटिक अर्थराइटिस के साथ मॉर्निंग स्टिफनेस यूजुअली 1 घंटे से ज्यादा रहती है। बेसिक डिफरेंस समझ लेना। इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो पेन होता है यूजुअली याद रखना बहुत ही शार्प पेन होता है, बहुत ही ज्यादा बर्निंग सेंसेशन के साथ होता है। ये डिफरेंस भी समझते जाओ आप, ठीक है। जो वहां पर पेन होगा बहुत ही शार्प पेन होता है, क्योंकि ऑस्टियोफाइट्स है, एकदम चुभता है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए बर्निंग सेंसेशन आपको नजर आता है, जो कि प्रोलॉन्ग एक्टिविटी, आप जितनी ज्यादा एक्टिविटी करोगे ना, आपको बहुत ज्यादा वर्स हो जाता है। पेशेंट बोलेगा यार साहब मैंने तो थोड़ा काम कर लिया, मेरे से तो काम ही नहीं होता, मेरा तो पेन बढ़ जाता है, किंतु यूजुअली जॉइंट स्वेलिंग नहीं होता। याद रखना, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट स्वेलिंग नहीं हो रहा है, रोमेटिक अर्थराइटिस में जॉइंट स्वेलिंग होता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। जबकि रोमेटिक अर्थराइटिस में टिपिकली बहुत पेनफुल स्वेलिंग होती है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे याद, जितना मुझे टिपिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत मुझे बताया गया दोस्तों, जितना मेरे ग्रुप के द्वारा मुझे डेमोन्स्ट्रेट किया गया, मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश किया, ठीक है। लास्टली आपको मैं फिर से कंक्लूड करता हूं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को इलेक्ट्रोमैथ से कैसे आप विजिबल करोगे, कैसे इसको प्रोटेक्ट करोगे। याद रखिएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर होने वाली क्रॉनिक जॉइंट कंडीशंस है, ठीक है। इसीलिए जॉइंट का मतलब आपको मैंने बता दिया कैसे डेवलप हो रहा, मैंने बता दिया पेन और स्टीफनेस और बहुत सारे लक्षण यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा ओल्ड एज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए ये एक प्रकार से डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीज हुई, एक प्रकार से डिजेनरेटिव अर्थराइटिस हुई, वियर और टियर अर्थराइटिस के रूप में आपको सामने आ रहा, ठीक है। जब आप इसके काज देख रहे हो तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी दोस्तों, जो बायोलॉजिकल फ्रिक्शन के लेवल पर, आपको प्रोटीन के डिजेनरेशन के लेवल पर, कार्टिलेज के लेवल पर जो पपड़ी बन जाती है, जो दरार बन जाती है, मैंने पूरा आपको यहाँ पर सुपरविजन के रूप में बताया। याद रखना, एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज का कुशन होता है, ये टोटल लॉस हो जाता है दोस्तों, बिल्कुल बोन एक दूसरे के एक्सपोज हो जाती है। इसलिए याद रखना, मैकेनिकली कार्टिलेज को इरिटेट करता होता है, ठीक है। और इसी के कारण जॉइंट पेन और हल्का सा स्वेलिंग होता है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग देखने को नहीं, ठीक है। अगर ये आपको नजर आ रहा तो याद रखना दोस्तों, कई बार फैमिलीज में इसको होते हुए देखा गया, हेरिडिटी होते हुए देखा गया, जेनेटिकली देखा गया दोस्तों। इसलिए मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया। और आज के बाद कभी भी हिल स्पर का प्रोटोकॉल न पूछना, कभी भी आप किसी भी लेवल पर आपको कभी भी यहाँ पर ऑस्टियोफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछना, ये प्रोटोकॉल है। लेकिन C3 और C6 को नेगेटिव में देना मत भूलना। याद रखना, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, मीनोपाज के बाद में सबसे ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है महिलाओं को देखने को मिल रहा है, और आजकल के डे टू डे हैबिचुअल जो इनएक्टिविटीज हो रही है, उसके कारण आपको सबसे ज्यादा आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसलिए इनके जो सिम्टम होते हैं वो हम देखते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो सिम्टम होते हैं प्राय धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं, अचानक नहीं होता है, ठीक है। और कई लोग जो अपनी डे टू डे डेली एक्टिविटीज को अगर नॉर्मलाइज कर लेते हैं, आप देखिए उनके जितने भी सिम्टम होते हैं ना, अचानक गायब हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप न्यूट्रिशन वैल्यू को मेंटेन नहीं करते, आप देखो उनके पूरे जॉइंट्स की प्रॉब्लम वियर एंड टियर में चली जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बहुत खराब कंडीशन हो जाती है, मूवमेंट भी नहीं होता दोस्तों। आप आपके आसपास के लोगों को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पेशेंट का पेन जॉइंट मूवमेंट के दौरान या मूवमेंट के बाद बहुत ज्यादा हर्ट होता है, इसलिए आदमी पड़ा रहता है बिस्तर पे, उठने का मूवमेंट करने का मन नहीं करता उसका। दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस। बहुत ज्यादा टेंडरनेस मिलेगा आपको दोस्तों। जॉइंट्स के ऊपर हल्का सा भी अगर आपने प्रेशर कर दिया, वो बहुत ज्यादा टेंडर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मालिश करने को कहोगे ना तो और ज्यादा अकड़ा जाएगा। याद रखना, स्प्रे कराओ, ठीक है। जॉइंट बिल्कुल, और स्पाइनल कॉर्ड पे अगर आपने गाढ़ा गाढ़ा पेंट करा दिया ना, तो नर्व का जो सेंसेशन होता है वहां से गैप मैकेनिज्म के माध्यम से तुरंत पेन सबसाइड हो जाएगा, ठीक है। स्टिफनेस होता है, पेशेंट जब सुबह उठ रहा है 1 घंटे के लिए उसको समझनी पड़ रही है, इनएक्टिविटी के कुछ समय बाद उठ जाता है दोस्तों। जॉइंट स्टिफनेस बहुत ज्यादा वहां पर देखने को मिलता है, बिकॉज ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट्स को ही इफेक्ट करती है। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी पेशेंट अपने जॉइंट की फुल जो स्ट्रेंथ में मूवमेंट ही नहीं कर पाता। पहले ऐसे ऐसे चलता था, अभी बिल्कुल ऐसे ऐसे छोटे छोटे कदम लेकर चल रहा है। ये स्टिफनेस ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाती है। ग्रेटिंग सेंसेशन होता है दोस्तों, यानी पेशेंट जब उस जॉइंट का उपयोग करता है, उसे हम ग्रेटिंग सेंसेशन सुनने या महसूस कर सकते हैं, आवाज आती है, ठीक है। बोन उस पर आप देखो, जॉइंट्स के चारों तरफ आपने देखा बोन्स की एक्स्ट्रा बिट बन जाती है, जो कि हार्ट बम्प के रूप में फील होती है, जिसको आप ऑस्टियोफाइट्स कहते हो। और यही ऑस्टियोफाइट्स इस ऑस्टियोआर्थराइटिस फॉर्मेट के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना, पूछने की जरूरत नहीं है।
C4A1 S3F1 Win1 200 is a basic protocol for osteophyte. याद रखना, पूछना मत। साथ में C3 C6 को नेगेटिव में देना है ना। आप चाहो, मैं आपको प्रोटोकॉल बता देता हूं, आप चाहो तो इसको 5th डायल्यूशन में सबसे बेस्ट रिजल्ट में है 5th और 10th में, आप 30 में भी दे सकते हो, बहुत बेसिक। लेकिन मैं ज्यादातर C3 की ग्लोबल्स दे देता हूं, MMP ग्लोबल्स D3 D4 या D2 में बनी हुई, बहुत मैजिकल रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों। जितनी कमियां होती है कार्टिलेज में न्यूट्रिशन की कमी के कारण होती है। आप यहाँ पर C3 की ग्लोबल्स प्रोवाइड करा दीजिए, C6 को नेगेटिव कर दीजिए, 5th या 10th डायल्यूशन में देखिएगा। अगर मेरा कहना है C6 को नेगेटिव में देने पर जॉइंट पेन जल्दी से जल्दी कवर हो जाता है, ये मेरा फीडबैक है दोस्तों पर्सनल। और हमारे जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर मेरा साथ दिया है, और जिसमें गौरव सर का मैं नाम सबसे ऊपर लेता हूँ। गौरव सर, संजय सर, हमारे राकेश भारद्वाज सर स्पेशल वर्क कर रहे हैं जॉइंट्स के लेवल पर, इसलिए हैट्स ऑफ है ऐसे दोस्तों को। याद रखना, इन्वेस्टिगेशन कराना है कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो दोस्तों। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस करना होता है आप बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हो। ट्रीटमेंट करना एक अलग मकसद है दोस्तों। जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो आपको वहां पर वेट लॉस पर खासतौर से ध्यान देना, मॉडर्न एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति पे याद रखना है। फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल थेरेपी कराना है, स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। लार्ज वेट बियरिंग जॉइंट लाइक हिप और नीज में पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना, जो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्रोटोकॉल्स हैं। यहाँ पर एनाल्जेसिक का प्रयोग कर सकते हो, आप यहाँ पर न्यूरो बूस्टर का प्रयोग कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर नर्व के ऊपर प्रेशर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर न्यूरो बूस्टर बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। ऑस्टियोआर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए आप जो टेस्ट कराते हो, ब्लड टेस्ट में सीबीसी टेस्ट सब बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ESR अगर बड़ा हुआ होता है ना, रोमेटिक अर्थराइटिस में बहुत महत्वपूर्ण होता है। MRI करा लो, डिजिटल एक्सरे करा लो जॉइंट का, आप जॉइंट्स के फ्लूइड को निकालकर सैनुअल फ्लूइड को आप अफेक्ट करा सकते हो, टेस्ट करा सकते हो। जॉइंट के अंदर मौजूद जो फ्लूइड होता है नीडल के द्वारा निकालते हो, जिसको लेबोरेटरी टेस्ट कराकर आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, है ना। और अगर पेन होता है दोस्तों तो गाउट या जितने भी अन्य इन्फेक्शंस होते हैं उनको देखकर आप उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कर सकते हो। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट होता है, बेसिकली मेरा मानना है C3 को ग्लोबल्स में दो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराओ और कार्टिलेज के लेवल पर। ठीक है, आपको मैंने बताया कॉन्ड्रोसाइट के लेवल पर C3 का सबसे बेटर इफेक्ट होता है। C6 जॉइंट पेन के लेवल पर जो नीचे से ऊपर आ रहा है तुरंत वहां पर कंट्रोल करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में S5 C4 Win1G D5 में या 30 डायमेंशन में। अगर बहुत पुराना है तो 30 से शुरू करके नीचे आइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ज्यादा पुराना नहीं है, D5 से शुरू करिए और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाइए। डोजोलॉजी पे खास तौर से ध्यान रखिएगा, 10 ड्रॉप, 15 ड्रॉप, 20 ड्रॉप, 25, 30, 35, 40 इस प्रकार से डोज को इंक्रीज करते जाना। अगर रिजल्ट D5 में आ गया तो इसी को डोज बढ़ाते चलेगा। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम केसेस में रिजल्ट मिल जाएगा। Win5G बहुत अच्छा काम कर रहा है दोस्तों, D5 या 30 डायल्यूशन आप यूज कर सकते हो। F6 C6L1Y मैंने आपको बता दिया क्यों। ठीक है, C4A1 S3F1 Win1 200 ये ऑस्टियोफाइट्स को रिमूव करता है, और ऑस्टियोफाइट्स रिमूव होगा बहुत तेजी से पेन रिमूव होगा। ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को सबसाइड कर देगा, इसलिए बहुत बेटर काम करता है। S5 C4A1 L1 F1 REW, यहाँ मैंने स्पेशल पेन क्योराइल वगैरह कुछ नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा कि ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है, इसलिए S5 C4 A1 F1 L1 REW। आप देखिए जहां पर ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, ब्लड सर्कुलेशन और कैपिलरिटी, जितनी भी कैपिलरीज होती है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करती है। RE एक ऐसी मेडिसिन है, एक स्टिमुलेटर है, जहां पर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर ब्लड पहुंचा देती है। यही प्रोटोकॉल एवेस्कुलर नेक्रोसिस में जबरदस्त इंपैक्ट रखता है दोस्तों। यही एक्सटर्नल अप्लाई एवेस्कुलर नेक्रोसिस में फीवर के हेड की तरह बहुत तेजी से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और S5 C4 W 10,000 इट्स अ मिरेकल। राकेश भारद्वाज जी, गौरव सर और हमारे संजय सर द्वारा प्रूवन है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट S5 C4 W 10,000 के देखने को मिल रहा है, स्मेल में भी और इंजेक्शन के रूप में भी बहुत ही सॉलिड रिजल्ट इनको देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करूंगा आज मैंने जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का आप लोगों को बताया है दोस्तों, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज हम लोग यही रखते हैं, काफी लंबा था, कल भी रोमेटिक अर्थराइटिस पूरा एक दिन खाएगा।